कि चाहे इस पाथ से जाओ, चाहे इस पाथ से जाओ, चाहे इस पाथ से जाओ, डेल्टा एच तो सेम ही होने वाला। हेस्लो का जो क्वेश्चन करने को आएगा बड़ा, उस क्वेश्चन में बड़ा क्या होगा बड़ा, देखो बड़ा, ऑक्सीजन कहाँ दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है, टच ही मत करो। पहली बात, उल्टी साइड में दिख रहा है, हमें चाहिए राइट में, दिख रहा है लेफ्ट में, हमें चाहिए राइट में, दिख रहा है लेफ्ट में, तो माइनस करो। इससे आसान मेथड से हेस्लो का क्वेश्चन बना ही नहीं पाओगे। हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग रफ्तारियंस, क्या हाल चाल है। तो मेरे प्यारे रफ्तारियंस, मैं हूं आपका ऋतिक सर, और एक बार फिर से आपके सामने थर्मोडायनेमिक्स का आखिरी लेक्चर लेके, जहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा आज हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। थर्मोडायनेमिक्स की ये जर्नी बहुत आसानी से, बहुत स्मूथली निकल गई, और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स मेरे पास आए कि सर हमें चैप्टर बड़े अच्छे से समझ में आ गया, बहुत आसानी से समझ में आ गया। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में एक्चुअली जो अपने केमिस्ट्री वाला पोर्शन है वो बहुत इजी पोर्शन है। एक्चुअली ऐसा है, बच्चों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन होता है कि यार ये चैप्टर बहुत टफ है, ये चैप्टर बहुत टफ है, जबकि ऐसा है नहीं, है ना। क्योंकि अपने यहाँ इसमें टफ चीजें हैं वो सारी की सारी फिजिक्स में चली गई हैं, ग्राफ्स वगैरह एंड ऑल, वो सब फिजिक्स में चला गया। दूसरी बात, जो क्वेश्चन तुम्हें करने को मिलेगा पेपर में, वो क्वेश्चन मेजरली थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन होगा। तो अधिकतर जो चांसेस होते हैं, मैक्सिमम चांसेस जो क्वेश्चंस के होते हैं, वो अधिकतर जो चांसेस रहते हैं वो थर्मोकेमिस्ट्री से आने के होते हैं एज कंपेयर टू थर्मोडायनेमिक्स के। ठीक है ना। तो कल हम लोग बच्चों बॉन्ड एनर्जी पढ़ रहे थे, कल हम लोग बॉन्ड एनर्जी पढ़ रहे थे, और बॉन्ड एनर्जी के बारे में काफी सारी बातें हम लोगों ने पढ़ ली थी। एक बात मेरे को आपको बॉन्ड एनर्जी के बारे में बतानी थी, और उस बात के ऊपर ही बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। वो क्या होती है बात? वो बात ये होती है कि इन अ रिएक्शन if bond energies of reactants as well as products are given, अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जीज गिवन हो, तो उस केस में हीट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो होती है सिग्मा बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सिग्मा बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर हमें हीट ऑफ रिएक्शन निकालनी हो तो हम इस तरीके से निकालेंगे, सिग्मा बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सिग्मा बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है ना। लगाने का तरीका वही रहेगा, फॉर्मूले को जैसे हम लोग लगाया करते थे उसी तरीके से फॉर्मूले को लगाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग फॉर्मूले को लगाएंगे। यूज कैसे करेंगे, कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे, आइए एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं। कुछ एक आध क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो कि हमने क्या करना है, ताकि आपको क्या क्लियर हो, पिक्चर क्लियर हो कि हमें क्या करना है। ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको बेसिकली क्या दी होगी, बॉन्ड एनर्जी दी होगी, और आपसे वो किसी भी रिएक्शन की हीट पूछेगा और विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड एनर्जी पूछेगा। विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड एनर्जी वो आपसे क्या पूछेगा, जैसे क्वेश्चन दे दिया उसने, वाह क्या बात है, मेरे एआईपीएमटी वाले पिटारे से भी क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। एक मिनट रुकेंगे, थोड़ा सा दूसरा पिटारा खोल लेते हैं, वहां से हमें क्वेश्चन मिल जाएंगे। जस्ट अ मोमेंट बच्चों। चलो हाँ जी, देखेंगे क्वेश्चन। with the help of
फॉलोइंग बॉन्ड एनर्जीज, आपको कुछ बॉन्ड एनर्जीज दी हुई हैं, H सिंगल बॉन्ड H की, C डबल बॉन्ड C की, C सिंगल बॉन्ड C की, या C सिंगल बॉन्ड H की, 430 किलो जूल पर मोल, 600 किलो जूल पर मोल, 330 किलो जूल पर मोल एंड 410 किलो जूल पर मोल, ये दी हुई है। फाइंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन C2H4 प्लस H2 गिव्स C2H6। C2H4 प्लस H2 गिव्स C2H6। इसके लिए हमें क्या निकालना है? इसके लिए हमें क्या निकालना है? इसके लिए हमें हीट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। ये रिएक्शन हमें दे रखी है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन करने को आएगा और ऐसे क्वेश्चन को जब भी हमें विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड एनर्जी सॉल्व करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या अप्रोच लेंगे? हमारी अप्रोच बेटा ये रहेगी, सबसे पहले जो रिएक्शन दी है उसको उस फॉर्म में लिखें जिसमें हमें सारे के सारे बॉन्ड्स दिखने लगे, जिसमें हमें सारे के सारे बॉन्ड्स दिखने लगे। जैसे C2H4 का स्ट्रक्चर ये होता है, क्योंकि यहां पर बॉन्ड्स का नंबर सही पता होना जरूरी होता है, क्योंकि अगर किसी भी बॉन्ड का नंबर गलत लग गया तो पूरी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। इसलिए स्ट्रक्चर को इस तरीके से बना लें कि हमें सारे के सारे बॉन्ड दिखने लगे। अब इस रिएक्शन को मैंने बॉन्ड की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब इस रिएक्शन की मेरे को हीट निकालनी है। इस रिएक्शन की मुझे क्या निकालनी है बट्टे? हीट निकालनी है। इस रिएक्शन की क्या निकालनी है? हीट निकालनी है। तो कैसे निकालूंगा इस रिएक्शन की हीट में? इस रिएक्शन की हीट निकलेगी, देखो इस रिएक्शन की हीट कैसे निकलेगी? सिग्मा बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सिग्मा बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो देखें बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट में कौन कौन से बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक C डबल बॉन्ड C इन्वॉल्व है, 4 ECH के इन्वॉल्व है, 2 इसके 2 इसके, 4 ECH के इन्वॉल्व है, एक HH का इन्वॉल्व है, एक HH का इन्वॉल्व है, ठीक है। माइनस इधर एक C सिंगल बॉन्ड C का इन्वॉल्व है और 6 जो हैं वो C सिंगल बॉन्ड H के इन्वॉल्व। ये हो गई बॉन्ड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, ये हो गई बॉन्ड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या हो गई बेटा? बॉन्ड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट हो गई, ठीक है। सॉल्व कर लो। C डबल बॉन्ड C 600, 4 इंटू 410, HH is 430 माइनस C सिंगल बॉन्ड C is 330, 6 इंटू 410। डाटा रख दिया। डाटा रख के आप इसको सॉल्व करें। डाटा रख के आप इसको क्या करें? सॉल्व करें। और डाटा रख के जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो सीधा सीधा इस हीट ऑफ रिएक्शन को शो करेगा। वट एवर द आंसर विल कम, दैट विल बी द हीट ऑफ दिस रिएक्शन। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? बॉन्ड एनर्जी की मदद से किसी भी रिएक्शन की हीट को कैलकुलेट करते हैं। बॉन्ड एनर्जी की मदद से किसी भी रिएक्शन की हीट को क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं बॉन्ड एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे। इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमाते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन था ये AIPMT 2012 में आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया ये AIPMT 2012 में आया हुआ है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन ले रहे हैं ये बड़ा लेटेस्ट क्वेश्चन है। A2, B2 and AB are
डाइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स, डाइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ A2, AB and B2 are in the ratio of 1:1:0.5, 1:1:0.5, and heat of formation of AB from A2 and B2 is 100 kilojoule, 100 kilojoule, then bond energy of A2 is 400 किलोजूल पर मोल, 200 किलोजूल पर मोल, 100 किलोजूल पर मोल, 600 किलोजूल पर मोल। नीट 2018 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखो, A2 और B2 दो एलिमेंट्स हैं, गैसियस एलिमेंट्स हैं, और AB उनसे मिलकर बनने वाला कंपाउंड। पहली बात तो यहां पर यह समझने वाली है कि जो A2 और B2 है वो दोनों गैसियस एलिमेंट्स हैं, और AB जो है वो इनसे मिलकर बनने वाला क्या है? कंपाउंड है, ठीक है। और हमें AB बनाना है इस रिएक्शन के अंदर, क्योंकि उसने हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AB का डाटा दिया है। तो A2 और B2 से जब AB बनेगा तो वो बनेगा A2 प्लस B2 गिव्स 2AB, ये रिएक्शन होगी। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि जब भी कभी हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखते हैं तो प्रोडक्ट का केवल एक ही मोल बनता है। इसका मतलब यहां पर AB होगा और यहां पर होगा हाफ A2 प्लस हाफ B2। तो बेसिकली जो इसकी AB की हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी वो रिएक्शन ये लिखी जाएगी, और इसकी हीट हमें दे रखी है 100 किलोजूल पर मोल ऑफ AB। एक मोल AB बन रहा है तो जो हीट है वो 100 किलोजूल लग रही है, ठीक है। जो हीट है वो कितनी लग रही है बेटा? वो 100 किलोजूल लग रही है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? तो ये हमें दे रखा है। अब इस रिएक्शन की हीट हम जानते हैं और हमें निकालनी है बॉन्ड एनर्जी। हमें चाहिए बॉन्ड एनर्जी। तो हम किस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि अगर हमें किसी रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन निकालनी होती है तो वो हम लिखते हैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, यही तो लिखते हैं। तो अगर मेरे को इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखनी होगी तो मैं लिखूंगा हाफ टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ A2 प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ B2 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB, यही तो लिखूंगा। बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में इस रिएक्शन की हीट की वैल्यू यही तो लिखी जाएगी। अब उसने हमें एक केस दे रखा है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ A2 रेशो AB रेशो B2 1:1:0.5, 1:1:0.5, या फिर तो इफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ A2 इज X, तो रेशियो के हिसाब से बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB भी कितनी होगी? X होगी। और बॉन्ड एनर्जी ऑफ B2 कितनी होगी बेटे? वो X/2 होगी। ये लेने का फायदा, हम X निकाल लेंगे और वही हमारा टारगेट है कि हमें बॉन्ड एनर्जी ऑफ A2 निकालनी है ना। तो हमने क्या किया? हमने रिएक्शन लिखी। इस रिएक्शन की हीट हमें दी हुई थी। जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से किसी रिएक्शन की हीट बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में ऐसे लिखी जाएगी। अब बॉन्ड एनर्जी को रखने के लिए हमने रेशो का प्रयोग किया। रेशो से वैल्यू एज्यूम कर ली, 100 बराबर हाफ
x प्लस एक्स बाई टू माइनस एक्स, हाँ या ना? ये -100 होगा दोस्त, ये यहां -100 होगा, वरना बॉन्ड एनर्जी नेगेटिव में आ जाएगी, हो जाएगा। ठीक है, -100 इज इक्वल टू, ये हो गया 3x बाई 4 माइनस एक्स बाई 4 इज इक्वल टू -100। x आ जाएगा निकल के यहां से 400 किलो जूल पर मोल, और x है क्या? x है A2 की बॉन्ड एनर्जी। x क्या है? x है A2 की बॉन्ड एनर्जी। तो आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। क्या आंसर आ जाएगा? ए ऑप्शन, 400 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना, 400 किलो जूल पर मोल। तो इस तरह से बॉन्ड एनर्जी पर बेस्ड क्वेश्चन करने को आते हैं। ठीक है ना, कल हम लोगों ने एवरेज बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट सीखा था, आज हम लोगों ने किसी और रिएक्शन के लिए बॉन्ड एनर्जी को यूज करना सीख लिया है। चलिए एक क्वेश्चन और लेंगे इसके ऊपर, ठीक है ना, ताकि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम से बैठ जाए। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी कंसेप्ट के ऊपर, तो आपके दिमाग में एकदम से कंसेप्ट बैठ जाएगा, पक्का हो जाएगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी of H2, Cl2 and HCl are 434, 242 and 431 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। इनके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी हुई है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, enthalpy of formation of HCl is A 93 किलोजूल पर मोल, 245 किलोजूल पर मोल, -245 किलोजूल पर मोल, -93 किलोजूल पर मोल। ये ऑप्शंस है, ठीक है ना, ये ऑप्शंस है। AIPMT 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, AIPMT 2008 में आया हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? ये जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है। इस बार आपसे हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा है, बॉन्ड एनर्जी का डाटा देके। आपको बॉन्ड एनर्जी दे रखी है उसने H2Cl2 और HCl की, हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा है। जब जब दो अलग तरह की हीट दी होती है क्वेश्चन में, तो मैं आपको बहुत बार सिखा चुका हूं। क्या सिखाया मैंने? कि जो पूछा है उसकी रिएक्शन लिखो। उसने हमसे HCl की हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछी है, तो आप फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखो, क्योंकि जब आप इस रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन निकालोगे तो वो सीधे HCl की हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर निकलेगी। ठीक है, तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो जो पूछा है उसकी रिएक्शन लिखो, डेल्टा H बराबर, और जो दिया है उसका फॉर्मूला लगाओ। दी हुई है मुझे बॉन्ड एनर्जीज, तो सिग्मा BeR माइनस सिग्मा BeP, सिग्मा BeR माइनस सिग्मा BeP, हाफ टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 प्लस हाफ टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2, हाफ टाइम्स कॉमन ही ले लो ना, माइनस। सर लेकिन क्वेश्चन में तो मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी हुई है, आप तो बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में फॉर्मूला बताए हैं। तो याद करो, कल बताया था मैंने कि अगर मॉलिक्यूल डायटोमिक है, अगर मॉलिक्यूल क्या है, डायटोमिक है, तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एक ही बात होती है। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एक ही बात होती है। ठीक है,
बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एक ही बात होती है। तो हाफ 444, 242, 431, हाफ 676 माइनस 431, ये काटे 338 माइनस 93 किलो जूल पर मोल सा दिख रहा है मुझे आंसर आता हुआ। तो इस तरीके से अपना आंसर आ गया -93। तो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। रिएक्शन की हीट निकालनी थी। पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, मेरे को रिएक्शन की हीट दियली थी और मैंने वहां से बॉन्ड एनर्जी निकाल ली थी। इस बार उसने मेरे को रिएक्शन की हीट निकलवाई है बॉन्ड एनर्जी देके, ठीक है, समझ गए। चलिए जी, तो ये कहानी हुई अपने क्वेश्चन की। अब बच्चों बात करूंगा आपसे हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन की। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, कांस्टेंट हीट समेशन, या फिर मैं ऐसे बोलूं लॉज ऑफ, जैसे थर्मोडायनेमिक्स के लॉज होते हैं ना, ऐसी थर्मोकेमिस्ट्री के भी लॉज होते हैं। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में लॉज होते हैं, ऐसे ही थर्मोकेमिस्ट्री के भी लॉज होते हैं। जैसे पहला लॉ होता है लप्लास एंड लेवोशिए लॉ। लप्लास एंड लेवोशिए लॉ, ये क्या होता है? व्हाट इज लप्लास एंड लेवोशिए लॉ? क्योंकि आपको यूज करना है लप्लास एंड लेवोशिए लॉ, इसलिए बता रहा हूं क्या होता है। सर इसका तो हमने नाम ही पहली बार सुना। ये क्या होता है? मान लो अगर एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स C और इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू है x किलो जूल पर मोल। मान लो एक रिएक्शन है, इसके लिए डेल्टा H है x किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो अगर इस रिएक्शन की मुंडी घुमा दोगे, अगर इस रिएक्शन की मुंडी घुमा दोगे तो इसका साइन भी चेंज होकर -x हो जाएगा, समझे। अगर इस रिएक्शन की मुंडी घुमा दोगे इसका साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा, +x की जगह -x हो जाएगा, ठीक है। इसका साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा, +x की जगह -x हो जाएगा। क्लियर है एक बात। दूसरी बात, अगर इसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दोगे, लेट अस से k का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब k मोल के लिए निकाल रहे हो, तो k इंटू एक्स किलो जूल हो जाएगा, इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे लप्लास एंड लेवोशिए लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? लप्लास एंड लेवोशिए लॉ कहते हैं। किसी रिएक्शन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, दूसरा रिएक्शन को उल्टा करोगे तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है दूसरा लॉ, वो आता है हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हम सभी लोग जानते हैं कि जिसको हम लोग हीट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं वो जनरली एंथैल्पी होती है, डेल्टा H। और एंथैल्पी जो होती है वो स्टेट फंक्शन होती है, यानी उसे पाथ से कोई लेना देना नहीं होता। तो अगर तुम किसी रिएक्शन को करवा रहे हो, अगर तुम किसी रिएक्शन को करवा रहे हो, कोई रिएक्शन अगर मान लो टेक प्लेस कर रही है, कोई रिएक्शन मान लो टेक प्लेस आ रही है, हो रही है, और वो रिएक्शन मान लो सिंगल स्टेप में हो रही है, ए से बी, और इस रिएक्शन में जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो है डेल्टा H1, ठीक है। फिर तुमने इसी रिएक्शन को कराने के लिए एक दूसरा पाथवे निकाला
तुम पहले ए से सी गए, सी से बी गए, डेल्टा H2 और डेल्टा H3 की हीटें लगी, ठीक है। फिर किसी बच्चे ने तीसरा पाथवे निकाला, वो पहले ए से डी गया, डी से बी गया, H5 और H4। अब क्योंकि एनर्जी स्टेट फंक्शन है, क्योंकि एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, तो बिटवीन सेम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बिटवीन सेम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, अगर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है तो हर पाथ से लगी हुई एनर्जी की वैल्यू सेम होगी। यह कहता है हेस लॉ कि एनर्जी की वैल्यू पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम है तो हर पाथ में जो एनर्जी यूज होगी या निकलेगी उसकी वैल्यू सेम होगी, बिकॉज एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। तो हेस लॉ सिंपली इस बात का फायदा उठाता है कि चाहे इस पाथ से जाओ, चाहे इस पाथ से जाओ, चाहे इस पाथ से जाओ, डेल्टा एच तो सेम ही होने वाला है, डेल्टा एच तो सेम ही होने वाला है। ये इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है। मैथमेटिकली करना क्या होता है, इन ऑर्डर टू मेक अ केमिकल रिएक्शन, इसमें क्या क्वेश्चन आएगा, आपको किसी एक रिएक्शन को बनाना होगा विद द हेल्प ऑफ न्यूमरस रिएक्शंस या विद द हेल्प ऑफ गिवन रिएक्शंस, विद द हेल्प ऑफ गिवन रिएक्शंस, आपको कुछ रिएक्शंस गिवन होंगी और उसकी मदद से आपको कोई और रिएक्शन बनानी होगी। आपको कोई रिएक्शन गिवन होगी और उसकी मदद से आपको कोई और रिएक्शन बनानी होगी, ठीक है ना। आपको कोई और रिएक्शन क्या करनी होगी, बनानी होगी। तो इन ऑर्डर टू मेक अ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ गिवन रिएक्शंस, द सेम मैथमेटिकल ऑपरेशंस will be applied on heat as on the reactions। कहने का मतलब ये है, अगर दो रिएक्शन से, तीन रिएक्शन से जोड़ घटा के कोई रिएक्शन बनाओगे तो उसको करने के लिए जो जोड़ा घटाई रिएक्शन के साथ करोगे, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन रिएक्शन के साथ करोगे, वही मैथमेटिकल ऑपरेशन तुम्हें एनर्जी के साथ भी करना है। वही मैथमेटिकल ऑपरेशन तुम्हें किसके साथ भी करना है, एनर्जी के साथ भी करना है। इसी को हम लोग हेस लॉ कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी चीज को हम लोग बेटा हेस लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी चीज को हम लोग हेस लॉ कहते हैं, ठीक है ना बेटा। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम लोग बड़ा हेस लॉ बोलते हैं बेटा, ठीक है बेटा। ओके बेटा, देखो बेटा कैसे करते हैं बेटा। हेस लॉ का जो क्वेश्चन करने को आएगा बेटा, हेस लॉ का जो क्वेश्चन करने को आएगा बेटा, उस क्वेश्चन में बड़ा क्या होगा बेटा, देखो बेटा, रिएक्शन है H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स H2O लिक्विड। दूसरी रिएक्शन है H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स H2O गैस। डेल्टा H दे रखा है माइनस 286 किलो जूल, $242 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना बड़ा। विद द हेल्प ऑफ गिवन रिएक्शंस, find heat of vaporization of water, find heat of vaporization of water, ठीक है। ये क्वेश्चन है बड़ा। तो मैं ये दोनों रिएक्शंस दी हुई हैं बड़ा, इनको नंबर डाल दो।
इसे बोल दो 1 नंबर, इसे बोल दो 2 नंबर। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बेटे, सबसे पहले वो रिएक्शन लिखो जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे वाटर का वेपराइजेशन पूछा गया है, वेपराइजेशन हो गया है हीट से लिक्विड का गैस में बदलना, इसे वेपराइजेशन बोलते हैं। और तुम्हें इसी की हीट निकालनी है, इसकी हीट का नाम दे दो डेल्टा H3, इसकी हीट को नाम दे दो डेल्टा H3। ठीक है, ओकेड़ा 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 ओकेड़ा। कैसे सॉल्व करते हैं इसे वो समझो। कंपोनेंट देखते जाओ और उनको बिठाते जाओ, कंपोनेंट देखते जाओ और उन्हें बिठाते जाओ, अपने आप आंसर आएगा। जैसे H2 लिक्विड तुम्हें इक्वेशन नंबर 1 में मिल रहा है, इक्वेशन नंबर 1 में मिल रहा है। तुम्हें एक चाहिए, एक मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें लेफ्ट में चाहिए, राइट में मिल रहा है, तो क्या करूं? इक्वेशन 1 को लिखूं लेकिन उल्टा कर दो, मतलब इसकी मुंडी घुमा दो, माइनस इक्वेशन ऑफ 1, ये आ गया, ये बैठ गया। अब H2O गैस, ये कहां दिख रहा है? रिएक्शन नंबर 2 में दिख रहा है। एक चाहिए, एक ही दिख रहा है, एक चाहिए, एक ही दिख रहा है। ठीक है, जहां चाहिए वहीं दिख रहा है, सीधे जोड़ दो। और मैंने कुछ नहीं किया है, अपने आप देखना रिएक्शन आएगी, अभी अपने आप आएगी रिएक्शन नंबर 3। प्रूफ दिखा देता हूं तुम्हें, देखो इक्वेशन 1 को जरा पलट के लिखो, ये पलट दिया इसे, और इक्वेशन 2 को सीधे लिखे रहने दो। क्या बचा? देखो आ गया। इससे आसान कोई तरीका है ही नहीं, सबसे इजी मेथड है ये, इससे इजी कोई मेथड नहीं है मार्केट में हेस लॉ का। अब जो हरकतें इक्वेशन के साथ की है वही हीट के साथ भी कर दो। डेल्टा H3 माइनस डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, माइनस ऑफ माइनस 286 प्लस माइनस 242, 44 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। ये लो आ गया आंसर, 44 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? फोर्टी 44 किलो जूल पर मोल आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट इसी पर एक और क्वेश्चन देखो। इन द रिएक्शन S plus 3/2 O2 gives SO3, टू एक्स किलो कैलोरी, और SO2 प्लस हाफ O2 gives SO2 प्लस y किलो कैलोरी। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 is 2x plus y, x minus y
एक्स प्लस वाई और y माइनस 2x, y माइनस 2x। ठीक है, ठीक है। ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है। AIPMT 1999 का आया हुआ है, ठीक है ना भाई। सबसे पहले क्या अकल लगानी है, एक स्टेप इसमें ज्यादा है, वो क्या है, थोड़ी अकल लगानी पड़ेगी। क्या, सबसे पहले रिएक्शनों को तमीज से लिखना पड़ेगा। S प्लस 3/O2 गिव्स SO3 2x किलो कैलोरी। डेल्टा H1 इज इक्वल टू माइनस का 2x किलो कैलोरी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेनोशन है ये। प्रोडक्ट बन रहा है प्लस हीट निकल रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेनोशन है ये। एक नंबर। SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स SO3। या SO3 होगा दोस्त। ये दो रिएक्शन अपने को दिए लिए, गिवन है। क्या बनाना है हमें इनसे, हमें बनानी है इनसे ये हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2, ये निकालना है। तो ये रिएक्शन हमें बनानी है, S प्लस O2 गिव्स SO2, S प्लस O2 गिव्स SO2। ठीक है, ये रिएक्शन हम लोगों को क्या करनी है, ये बनानी है। बनाए, इसकी हीट निकालनी है, हीट ऑफ फॉर्मेशन की। इक्वेशन 3 इज इक्वल टू, इक्वेशन 3 इज इक्वल टू, थर्ड वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन 3 इज इक्वल टू, देखो सल्फर मेरे को इक्वेशन नंबर 1 में दिख रहा है, दिख रहा है। एक चाहिए, एक ही दिख रहा है, दिख रहा है। लेफ्ट में चाहिए, लेफ्ट में दिख रहा है, दिख रहा है। एज इट इज रख दो, इक्वेशन नंबर 1। चलो आगे बढ़ो। अब आओ O2, O2 दोनों में दिख रहा है, जो दोनों में दिखे उसे टच मत करो, वो अपने आप सेट होगा। जो दोनों में दिखे उसे टच मत करो, वो अपने आप सेट होगा, तुम्हें कुछ नहीं करना। जो दोनों में दिखेगा वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब आओ SO2, रिएक्शन नंबर 2 में दिख रहा है, दिख रहा है। एक चाहिए, एक दिख रहा है, दिख रहा है। लेकिन राइट में चाहिए, लेफ्ट में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो इसे कर दो उल्टा, माइनस इक्वेशन 2, ठीक है। माइनस इक्वेशन 2, डेल्टा H3 बराबर डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2, ठीक है। डेल्टा H1 कितना, माइनस 2x माइनस y, y माइनस 2x किलो कैलोरी। डी ऑप्शन आ गया बेटे, ठीक है बेटे, ठीक है ना बेटे। चाहो तो रिएक्शन बना के देख लो, ऑक्सीजन पे भरोसा ना हो अगर तुम्हें तो। मैंने इक्वेशन 1 को सीधे रखा है, देखो ऑक्सीजन अपने आप कैसे आएगा, देखो इक्वेशन 2 को पलटाया है, देखो ये कट गया सल्फर, यहां 1.5 यहां 0.5, माइनस किया, एक O2 बचा। ये देख लो, बिना टच किए ऑक्सीजन अपने आप आ गया। तो जो चीज एक से ज्यादा रिएक्शन में दिख जाए उसको टच नहीं करना, उसको टच करना ही नहीं है, वो अपने आप आएगा। उसको टच करना ही नहीं है, वो अपने आप आएगा, ठीक है।
आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और देखें। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। गिवन दैट C plus O2 gives CO2 minus X किलोजूल पर मोल, टू CO2 find heat of formation of, आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीयू निकालनी है। AIPMT 1997 का क्वेश्चन है। ऑप्शंस लिख दूं, छोड़ो ना, कर लेंगे अपने यहाँ पे। ये क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व करना है, करिए। दो इक्वेशंस दी हुई हैं, हमें क्या बनाना है? टारगेट इक्वेशन ये है, C प्लस हाफ O2 गिव्स CU। थर्ड इक्वेशन बनानी है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। आओ बनाए। कार्बन कहां दिख रहा है? इक्वेशन 1 में दिख रहा है, लेफ्ट में चाहिए, लेफ्ट में दिख रहा है, एक चाहिए, एक दिख रहा है। ऑक्सीजन कहां दिख रहा है? दोनों में दिख रहा है, टची मत करो, बढ़ो आगे। CO इक्वेशन 2 में दिख रहा है, दिख रहा है। पहली बात, उल्टी साइड पे दिख रहा है, हमें चाहिए राइट में, दिख रहा है लेफ्ट में, हमें चाहिए राइट में, दिख रहा है लेफ्ट में, तो माइनस करो। दूसरी बात, हमें एक चाहिए, यहां कितने दिख रहे हैं? 2, आधा कर दो, करना पड़ेगा क्योंकि हमें तो एक ही CO चाहिए ना भाई। डेल्टा H3 बराबर डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2/2। रखो वैल्यू उठा के, माइनस एक्स माइनस y/2, y/2 माइनस एक्स, y माइनस 2x/2। ये लो, इससे आसान मेथड से हेस्लो का क्वेश्चन बना ही नहीं पाओगे। चेक करके देख लेना ऑक्सीजन बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है, देख लेना चेक करके ऑक्सीजन बैठ पा रही है कि नहीं बैठ पा रही है। पहली, चलो मैं चेक कर देता हूं तुम्हारे लिए। पहली रिएक्शन को सीधे लिख देता हूं, दूसरी रिएक्शन को पहले उल्टा करता हूं और फिर 2 से डिवाइड भी कर देता हूं। देखो, छोटू से छोटू कट गया, C प्लस हाफ O2, इधर एक O2 है, इधर आधा O2 है, घट के हाफ O2 रह गया। C प्लस हाफ O2 गिव्स, ठीक है, समझ गए? ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो ये खत्म होती है कहानी हमारी किसकी? हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन की। तो मोटा मोटी सारी की सारी हीट्स हम लोगों ने कर ली जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। एक हीट है जो थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा तुम्हें, बहुत ज्यादा तुम्हारे सिलेबस में नहीं है उसके बारे में, वो है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। पिछले 35 सालों में आज तक केवल एक बार इससे क्वेश्चन आया है, ओनली वंस। क्वेश्चन आएगा अगर तो उन्हीं तीनों हीटों से आएगा जो तीनों हीटें मैंने आपको करा दी हैं, लेकिन एक क्वेश्चन इससे भी आ सकता है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एक क्वेश्चन आज तक आया है, एक क्वेश्चन आज तक आया है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन आज तक आया है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं और वो जान के कहानी को खत्म करते हैं। चलिए आइए वो थोड़ा सा जानते हैं। क्या होता है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन? सबसे पहला सवाल है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है? पहली बात तो ये वो हीट है
जो एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन से निकलती है। जब एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, एसिड और बेस रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, एसिड और बेस रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो ऐसे केस में जो हीट निकलती है, ऐसे केस में जो हीट निकलती है, वॉट एवर हीट इज रिलीज्ड, दैट हीट इज नोन एज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक। अब ये जो हीट है, ये हीट होती है हीट रिलीज्ड व्हेन 1 gram equivalent acid completely neutralizes 1 gram equivalent of base. 1 gram equivalent acid completely neutralizes 1 gram equivalent of base. मतलब एक एसिड HA है, ये BOH को न्यूट्रलाइज करेगा, BA और प्लस H2, सॉल्ट और वाटर बनाएगा। ठीक है, एसिड बेस सॉल्ट और वाटर बनाएगा। इस रिएक्शन में जो हीट निकलेगी, दैट हीट इज कॉल्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा 0 से कम होती है, मतलब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा नेगेटिव होती है। न्यूट्रलाइजेशन ऑलवेज इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें से हीट बाहर आती है। 2-3 चीजें जानने वाली हैं। पहला, 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का क्या मतलब होता है? 1 मोल H+। 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का क्या मतलब होता है? वो होता है 1 मोल H+। और 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस का क्या मतलब होता है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस का मतलब होता है 1 मोल OH-। यानी जब 1 मोल H+ और 1 मोल OH- आपस में रिएक्शन करते हैं, 1 मोल OH, 1 मोल H+ और 1 मोल OH- जब आपस में रिएक्शन करते हैं, तब जो हीट निकलती है उसे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तब जो हीट निकलती है उसे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। इज इट क्लियर? तो फॉर एग्जांपल, HCl plus NaOH gives NaCl plus H2। क्या यहां पर 1 मोल H+ 1 मोल OH- से रिएक्शन कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो क्या ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है? हाँ जी, ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगी। ठीक है, ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगी। इज इट क्लियर? लेकिन अगर मैं ये रिएक्शन लिख दूं, H2SO4 प्लस 2 NaOH, तो क्या ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 मोल H+ 2 मोल OH- से रिएक्शन कर रहे हैं, और क्योंकि ये 2 मोल H+ निकालेगा और यहां पर 2 मोल OH- निकलेंगे। तो क्या मैं इसे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कह सकता हूं? नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि यहां 2-2 मोल काम कर रहे हैं। 1 मोल अगर निकलेगा तब होगा। जैसे इसी रिएक्शन को लिख दूं मैं ऐसे, हाफ ऑफ H2SO4 प्लस NaOH, तो क्या अब ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है? हां, अब है। क्यों है? क्योंकि अब देखो, आधा मोल लिया है तुमने इसका, तो 2 इंटू आधा 1 मोल H+ निकलेगा। 1 से 2 निकलता, तुमने आधा मोल लिया है, यहां से 1 मोल OH- निकलेगा। ठीक है ना? जानने वाली बात तुम्हारे लिए क्या है इसके अंदर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में? केवल एक बात तुम्हें जान लेनी है, वो ये कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ
strong acid and strong base is minus 13.7 kilocalorie per equivalent और minus 57.3 किलोजूल पर इक्विवेलेंट फिक्स, ठीक है ना, फिक्स, ठीक है, ये होता है। अगर इफ एसिड और बेस हैज वैलेंसी फैक्टर मोर देन 1, एसिड और बेस का वैलेंसी फैक्टर आपको बताया गया था, मोल कॉन्सेप्ट में आइडिया दिया था मैंने आपको हल्का सा, मोर देन 1, तो जो हीट होती है वो होती है माइनस 13.7 इंटू वैलेंसी फैक्टर किलो कैलोरी या फिर माइनस 57.3 इंटू वैलेंसी फैक्टर किलोजूल। जैसे अगर भाई ये रिएक्शन है, जैसे ये रिएक्शन है H2SO4 plus 2NaOH gives Na2SO4 plus 2H2। एसिड जितने H प्लस देता है वो एसिड का फैक्टर होता है। अगर किसी का भी एक का फैक्टर एक से अलग है तो फिर जो हीट निकलेगी वो आप इससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे। जैसे यहां पर जो हीट रिलीज होगी वो कितनी होगी, माइनस 13.7 इंटू 2, ये इतनी हीट निकलेगी। तो अगर कोई आपसे पूछे इस रिएक्शन में हीट कितनी निकलेगी तो इतनी निकलेगी, कितनी निकलेगी, इतनी निकलेगी, ठीक है। यहां पर एक नोट पॉइंट है छोटा सा, इफ एसिड और बेस इज वीक, अगर एसिड या बेस वीक होंगे तो द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन will be less than minus 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। इससे कम होगी। अगर एसिड या बेस में से कोई भी एक वीक होगा तो उस केस में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होगी वो इससे कम होगी, ठीक है। अब एसिड और बेस वीक है या स्ट्रॉन्ग है, ये मैं आपको आयनिक में सिखाऊंगा। आयनिक इक्विलिब्रियम में आप लोग सीखेंगे कि कब एसिड, कब कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है, ठीक है ना, कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है। इज इट क्लियर? जैसे क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है जो आया है, ये केवल एक ही क्वेश्चन है जो आया है। द एब्सोल्यूट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ MgO with HCl is minus 57.33 kilojoule, more than minus 57.33 kilojoule, less than minus 57.33 kilojoule, none of these। ये क्वेश्चन है पिछले 35 सालों में, यही एक क्वेश्चन AIPMT में आया है, 2005 में आया था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट हीट, क्योंकि क्वेश्चन इससे आते नहीं है। MgO तो जब आप पानी में डालेंगे, क्योंकि रिएक्शन पानी के अंदर हो रही है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा MgOH होल ट्वाइस में, ये कन्वर्ट हो जाएगा MgOH होल ट्वाइस में।
अब MgOH होल ट्वाइस जब रिएक्शन करेगा 2HCl से तो ये बनाएगा MgCl2 प्लस 2H2। ठीक है, इसका फैक्टर 2, बेस का फैक्टर होता है जितने OH माइनस निकाल सकता है, ये 2 OH माइनस निकाल सकता है तो बेस का फैक्टर हो गया 2। तो डेल्टा H न्यूट कितनी होगी यहां पे 57.33। मैंने कहा था किसी का भी फैक्टर अगर 1 से ज्यादा दिखेगा तो इंटू 2। क्यों? क्योंकि देखो मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये 2 मोल OH माइनस दे रहा है, ये दे रहा है 2 मोल H प्लस, और ये हीट कब निकलती है -57.33 जब 1 मोल H प्लस इससे ज्यादा हो गई, 114.66 ज्यादा हो गई, तो आंसर हो गया बी ऑप्शन। तो ये जो लाइन लिखी है ना, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, ये जो लाइन लिखी हुई है ना इसे मैंने मिटा दिया। इसका मतलब है फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस पर इक्विवेलेंट का क्या मतलब है, मतलब अगर 1 मोल H प्लस और 1 मोल OH माइनस आपस में रिएक्शन करेंगे तब जो हीट निकलेगी वो -13.7 किलो कैलोरी होगी या -57.3 किलो जूल होगी। ये है मतलब। अब इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा यहां से कितना H प्लस मिल रहा है 2 मोल, कितना OH मिल रहा है 2 मोल। ठीक है ना, इसलिए जो हीट है वो इंटू 2 करनी पड़ी, क्योंकि ये कब होती है जब 1 मोल होता है H प्लस का और OH माइनस का, लेकिन यहां 2 है। इसलिए मैंने फॉर्मूला बताया कि अगर एसिड या बेस में से किसी का भी फैक्टर 1 से ज्यादा होगा तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ये लीजिए, इसी के साथ थर्मोकेमिस्ट्री भी समाप्त होती है, इसी के साथ थर्मोकेमिस्ट्री भी समाप्त होती है। ठीक है ना, इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है थर्मोकेमिस्ट्री का वो भी समाप्त होता है। तो और थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री के सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद हम लोग अब नए हफ्ते में नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है ना, नए हफ्ते में नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो नए हफ्ते में नए चैप्टर की शुरुआत के साथ हम लोग मिलेंगे, हमारी मुलाकात होगी अगले चैप्टर के साथ। ठीक है ना, और आज क्योंकि अपने पास समय है तो एक कहानी सुनाता हूं 5 मिनट में, है ना, एक कहानी सुनाता हूं 5 मिनट में, जाते जाते लेक्चर खत्म करते करते एक कहानी सुनाता हूं, क्योंकि समय है अपने पास तो कहानी सुनाता हूं एक छोटी सी। एक बार क्या होता है कि एक बच्चा होता है जो बहुत अमीर घर का होता है, बहुत रईस घर का होता है, और उसके घर में पढ़ाई का बड़ा जोर होता है, मतलब चाहते हैं लोग कि वो पढ़े, लेकिन वो बच्चा पढ़ता नहीं है। क्यों नहीं पढ़ता? क्योंकि उसके पास सुख सुविधा के सारे साधन मौजूद होते हैं। उसके पास फेसबुक होता है, उसके पास व्हाट्सएप होता है, उसके पास स्मार्टफोन होता है, आईफोन होता है, स्नैपचैट होता है, सब होता है, टीवी होता है, नेटफ्लिक्स होता है, सब होता है, तो पढ़ता नहीं है। लेकिन उसी की क्लास में एक बच्चा होता है जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन हर बार टॉप करता है, है ना। तो दोनों बच्चों में दोस्ती हो जाती है। एक्चुअली जो बच्चों की दोस्ती होती है वो स्टेटस नहीं देखती, दोनों में दोस्ती हो जाती है। तो एक दिन वो जो अमीर वाला बच्चा होता है ना, वो गरीब वाले बच्चे के घर जाता है। तो वो जो गरीब वाला बच्चा होता है ना, वो देखता है अमीर वाला बच्चा जो जाता है उसके घर पे, नाम ले लेते हैं, अमीर वाले बच्चे का नाम रख देते हैं पिंकू, गरीब वाले का रख देते हैं चिंकू। तो पिंकू चिंकू के घर जाता है और ये देखता है कि चिंकू, मैं भूल गया खुद ही, अमीर वाले का नाम क्या था? चिंकू, गरीब वाले का नाम था पिंकू। पिंकू तो पिंकू हर काम में अपनी मम्मी की मदद कर रहा होता है,
मम्मी खाना बना रही होती है तो वो खाना सर्व कर रहा होता है, कपड़े धुल रही होती है तो वो कपड़े फैलाने चला जाता है, झाड़ू पोछा लगा रहा होता है। तो चिंकू आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उससे पूछता है कि यार एक बात बता, मेरे घर पे सारे काम करने के लिए नौकर लगे हुए हैं, मेरे घर पे सारे काम करने के लिए नौकर लगे हुए हैं, मेरे पास सुख सुविधा के सारे साधन मौजूद हैं, शहर के सबसे बेहतरीन ट्यूशन सेंटर्स पे मैं ट्यूशन पढ़ता हूं, फिर भी मेरे नंबर केवल पासिंग मार्क्स ही आते हैं, क्योंकि मुझे समय ही नहीं मिलता पढ़ने के लिए। मेरे पास इतने सारे काम हैं कि मेरे को समय ही नहीं मिलता पढ़ने के लिए, मैं पढ़ ही नहीं पाता, टाइम ही नहीं मिलता, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। तू अपने घर के सारे काम कर लेता है, फिर भी तू टॉप करता है, फिर भी तू टॉप करता है, ये क्या चक्कर है, ये क्या चक्कर है? तो पिंकू से कहता चल तेरे को बताता हूं, अपना सीक्रेट बताता हूं, अपना सीक्रेट बताता हूं। तो चिंकू की जो पिंकू होता, पिंकू की मम्मी ने फ्रेश कपड़े धोए होते हैं, तो वो कहती बेटा पिंकू इन कपड़ों को फैलाओ छत पे। तो ठीक है, पिंकू कहता ठीक है मम्मी, चिंकू को साथ में लेके जाता है। तो चिंकू को साथ में लेके जाता है, तो जब वो सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं ना, तो हर सीढ़ी पे जो पिंकू होता है वो एक टेबल याद करता हुआ जाता है, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 10, है ना। छत पे पहुंचता है, कपड़े फैलाता है, दूसरे टेबल याद करता है, लगातार टेबल बोलता रहता है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 ऐसे करके बोलता रहता है। फिर वो नीचे आता है, मम्मी खाना लगाने को बोलती है, तो खाना लगाते लगाते याद करने लगता है, खाना लगा रहा होता है, प्लेटें रख रहा होता है, प्लेटें रखते रखते अपने मन ही मन में दोहरा रहा होता है, क्या सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स सल्फर प्लस O2 गिव्स SO2, सल्फर प्लस O2 गिव्स SO3, SO3 इज द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, कंप्लीट केमिस्ट्री की चीज याद करने लगता है ना। फिर खाना खा के बैठता है, टहलने लगता है, तो इनऑर्गेनिक की रिएक्शन याद करने लगता है। कहने का मतलब ये है, पिंकू चिंकू से ये बोलता है यार देख, पढ़ाई के लिए ना टाइम, क्योंकि पढ़ाई होती है नीरस, मन नहीं लगता पढ़ाई में, लेकिन पढ़ाई को दवाई की तरह करना पड़ता है। दवाई होती है ना कड़वी होती है, लेकिन खानी पड़ती है, क्योंकि तबीयत नहीं ठीक होगी दवाई नहीं खाएंगे तो। ऐसी पढ़ाई अगर नहीं करेंगे तो फिर करियर ठीक नहीं होगा, पढ़ाई अगर नहीं करेंगे तो करियर ठीक नहीं होगा। तो करियर को यदि ठीक करना है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, और पढ़ाई के लिए समय निकालना पड़ेगा। 24 के 25 घंटे बनाने पड़ेंगे, 24 के 25 घंटे बनाने पड़ेंगे। जरूरी नहीं है कि आपके पास सारे साधन अवेलेबल हो तभी आप पढ़ेंगे, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके पास सारे साधन अवेलेबल हो वही बच्चा टॉप करेगा ना। गुदड़ी के लाल एक टर्म होती है, गुदड़ी के लाल समझते हो, जो बहुत विपरीत परिस्थितियों के बाद भी टॉप करते हैं। कैसे टॉप करते हैं बच्चे, कैसे रैंक लाते हैं बच्चे, कैसे सेलेक्ट होते हैं बच्चे? ये बच्चे अपने दिन के 24 घंटे को 25 घंटा बनाते हैं। और तुम्हें भी अगर सेलेक्ट होना है, तुम्हें भी अगर सफल होना है, तुम्हें भी अगर डॉक्टर बनना है, तो 24 घंटे के 25 घंटे बनाने पड़ेंगे। दिन में जहां जहां तुम्हें लगता है कि तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है, वहां वहां अपने करने के लिए कुछ निकालो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करो, बायोलॉजी को याद करो, जोलॉजी बॉटनी को याद करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, उन्हें पढ़ो, बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, तो वो खाली टाइम वेस्ट नहीं होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, रिजल्ट बढ़ेगा, टेस्ट में रैंक आएगी, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही कहना है कि यार अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाते रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, दिन का एक एक लम्हा चुराते रहो, उसको अपने काम में लाते रहो, और अपने रास्ते पर, अपने सफलता के रास्ते पर बढ़ते रहो। ठीक है ना। तो ओके, टाटा, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर के साथ, केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।